आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन के रासायनिक गुण। कल हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, भौतिक गुण। भौतिक गुण में ज्यादा अच्छे से देखना क्वथनांक को, किसको देखना है, कथनांक को, ठीक है, वो टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद चलो अब रासायनिक गुण शुरू करेंगे। रासायनिक गुण में सबसे पहला जो रासायनिक गुण है वो है कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति, CX आबंध की प्रकृति, आबंध की प्रकृति। ध्यान से देखो, कोई R है और कोई X है, ठीक है ना, ध्यान से समझना जी। कोई एल्किल हैलाइड है, क्या है ये, कोई एल्किल हैलाइड है, जैसे कि क्या था CH3Cl था, ये देखो ऐसा था ना। तो यहाँ पर देखो कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और एक क्या है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। तो ये C है और ये क्या है, X है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो आबंध है उसका नेचर कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है, क्लियर है ना। CX आबंध की क्या देखना है, प्रकृति देखना है। हमको पता है कार्बन है और हैलोजन है, इसके मध्य क्या बना हुआ है, हमारा क्या बना हुआ है, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में जोड़े के इलेक्ट्रॉन कहाँ पास रहता है, बीच में रहता है, कहाँ रहता है, बीच में। अब ये क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है कार्बन के अपेक्षा, क्लियर है कि नहीं। कार्बन के अपेक्षा जो हैलोजन रहता है वो क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये जो सहसंयोजी बंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित। और जैसे ही आकर्षित करेगा तो ये जो बंध है जो बीच में है, ठीक है ना, ये जो बंध है जो कि कहाँ है, बीच में था, वो कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा करीब आ जाएगा, क्लियर है ना, करीब आ जाएगा। अब ये दान दे दिया तो इसमें आंशिक धनावेश और इसमें आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, क्लियर है कि नहीं। एक में आ जाएगा आंशिक धनावेश और एक सेट क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश। अब इसी को बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, कार्बन हैलोजन, ध्यान से समझना, CX में हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो क्या हो जाता है, कार्बन में आंशिक धनावेश आ जाता है और हैलोजन में आंशिक ऋणावेश। इसमें आंशिक धनावेश आ जाता है और इसमें आंशिक ऋणावेश। अर्थात ये जो आबंध है उसका प्रकृति हो गया ध्रुवीय, जिसमें एक धन ध्रुव बना और एक ऋण ध्रुव बन गया, क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं। अब ध्यान से समझना, आबंध वियोजन ऊर्जा क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, आबंध वियोजन ऊर्जा। कि मान लो कोई एक मोल पदार्थ है तो उसमें उपस्थित जो बंध है, कोई एक मोल पदार्थ है उसमें उपस्थित जो क्या है, बंध है, उसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, उसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, BDE, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आबंध वियोजन ऊर्जा। जैसे कि मैं तुमको बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना ना, यहाँ पास ऐसे दिया है, देखो CH3, ध्यान देना ना, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये हो गया आयोडीन, ठीक है ना, ये ऐसा जुड़ा हुआ है। मेथिल फ्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ब्रोमाइड है और मेथिल आयोडाइड है, क्लियर ना। इसमें से किसका आबंध वियोजन ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देखो, CH3 सबका साइज सेम, ऊपर से नीचे होगा, इसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा, यानी कि CH3 तो सब में सेम टू सेम साइज का है, ये ठीक है ना। लेकिन फ्लोरीन थोड़ा सा छोटा, फिर ये क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा, ये और बड़ा और ये सबसे ज़्यादा बड़ा, तो ये दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है तो इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा, मतलब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, कम। अब जब ये आसानी से टूट रहा है, आसानी से टूट रहा है मतलब ज़्यादा क्या है, एक्टिव है, क्या है, ज़्यादा एक्टिव है, मतलब इसका क्रियाशीलता क्या होगा, अधिक होगा, क्रियाशीलता क्या होगा, अधिक होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, कम, उसका क्रियाशीलता क्या होता है, ज़्यादा। देखो क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती होता है आबंध वियोजन ऊर्जा के, क्लियर है कि नहीं, एक चीज़ समझ आया कि नहीं। अच्छा देखो, आबंध वियोजन ऊर्जा उस हिसाब में सबसे कम किसका है, इसी का है, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका। एकदम छोटू सा मैं तुमको पेंसिल दे दूँ, चलो उसको तोड़ो बोलूँगा, तोड़ पाओगे क्या, नहीं। उसी के बजाय मैं बड़ा पेंसिल दे दूँ, आसानी से तोड़ पाओगे, क्लियर है कि नहीं। वैसे ही क्या बोल रहा हूँ कि बंध लंबाई जितना ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होता है, आबंध लंबाई, ध्यान से समझना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है उतना ही क्या लगता है, कम लगता है, क्या लगता है, कम लगता है। लंबाई ज़्यादा तो ऊर्जा कम लगेगा तोड़ने में, और लंबाई क्या है, छोटा है तो उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। एक दूसरे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चीज़ और याद रखना, जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता रहेगा कोई तत्व का, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा रहेगा। जैसे देखो फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है ना, तो ये और ज़्यादा अपने इसको चिपका करके रखेगा, प्लस छोटा भी है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन है, तो सीधा याद रखना है, ध्यान से समझो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है मतलब आबंध लंबाई क्या होगा, कम। आबंध लंबाई मान लो ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया। विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा उसका बंध वियोजन ऊर्जा भी ज़्यादा। और उसके साथ क्या बोला हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो रहता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्रियाशीलता के, किसके, क्रियाशीलता के। कि जो आसानी से टूट गया ना
वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। समझ रहा, अब आसानी से टूट रहा है मतलब एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पास बताओ सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, ये, क्योंकि ये क्या हो गया, आसानी से टूट गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका CX आबंध की प्रकृति। अब उसके बाद देखते हैं RX की अभिक्रिया। पहला रासायनिक गुण हो गया, कौन सा प्रकृति होता है बोलूंगा तो क्या बताओगे तुम लोग, ध्रुवीय प्रकृति होता है। क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति, एक प्लस चार्ज बनता है और एक माइनस चार्ज। बात करते हैं किसका, RX की अभिक्रिया का, RX की अभिक्रिया, ठीक है ना, कि जो हेलो एल्केन रहता है वो किस प्रकार से अभिक्रिया दिखाते हैं। और उसमें सबसे पहला जो अभिक्रिया है वो होता है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि ध्यान से देखो, कोई RX है, ठीक है, तो इसमें आंशिक धनावेश बनेगा और इसमें आंशिक ऋणावेश। यहाँ तक क्लियर है। और इसके साथ जोड़ देते हैं कोई नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही किसे बोलेंगे, नाभिक में कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। नाभिक में क्या रहता है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज की ओर कौन आएगा, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज वाला जो कोई कंपाउंड है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना। नाभिक को न्यूक्लियो और स्नेही को फिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, ध्यान से समझना, ये न्यूक्लियोफिलिक इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और ये X को क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्या कर देगा, अलग कर देगा। यानी कोई नाभिक स्नेही आया, कोई नाभिक स्नेही आया और इसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, किसको, हैलोजन को। क्लियर है कि नहीं? अब ये हैलोजन को प्रतिस्थापित किया नाभिक स्नेही, इसका मतलब ये है कि ये नाभिक स्नेही इससे भी ज़्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा। क्या होगा, पावरफुल होगा। जैसे कि मैं चेयर में बैठा हूँ, मैं बताया था, मैं यदि चेयर में बैठा हूँ तो मेरे प्रिंसिपल आएंगे तभी तो मैं उनके लिए चेयर खाली करूँगा, यानी कि जो मेरे टीचर हैं उनके लिए मैं खाली करूँगा, लेकिन जिसको मैं जानता भी नहीं उसके लिए फट से चेयर खाली करूँगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि कंपेरिजन का बात चल रहा है यहाँ पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना कि ये जो नाभिक स्नेही है ये भी नाभिक स्नेही ही है, ये भी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है ना। तो ये है दुर्बल नाभिक स्नेही और ये क्या होगा, प्रबल नाभिक स्नेही। मतलब कोई प्रबल नाभिक स्नेही आएगा तो दुर्बल नाभिक स्नेही को उसके स्थान से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि देखो थ्योरी क्या बोल रहा है, हेलो एल्केन में RX बंध की ध्रुवता अत्यधिक उच्च होती है। इसमें कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इसमें आंशिक धनावेश और इसमें आंशिक ऋणावेश। कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश नाभिक स्नेही अभिकर्मक को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये धनावेश है नाभिक स्नेही को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्लियर है कि नहीं? कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश नाभिक स्नेही अभिकर्मक को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे RX बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है तथा कार्बन नाभिक स्नेही आबंध बनाता है। मतलब जैसे ही ये इसको अपनी ओर आकर्षित किया तो ये आबंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है ना? और ये R और NU यानी कि ये कार्बन ही है, R मतलब क्या है, कार्बन, एल्किल, ठीक है ना। तो कार्बन नाभिक स्नेही आबंध बन गया, कार्बन और नाभिक स्नेही के मध्य। यहाँ पास पहले क्या आबंध था, कार्बन और हेलोजन आबंध था। अब क्या बन गया, कार्बन नाभिक स्नेही आबंध बन जाता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अतः ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ये नाभिक स्नेही क्या क्या तत्व हो सकता है, देखो OH- एक नाभिक स्नेही है, ठीक है, CN- एक नाभिक स्नेही है, NO2- एक नाभिक स्नेही है। समझ आ रहा है ना? RCN क्या है, एक नाभिक स्नेही है। RCOO- ये भी एक क्या है, नाभिक स्नेही। क्लियर है ना? नाभिक स्नेही मतलब कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। नाभिक से स्नेह कर रहे हैं ना, ठीक है, अपोजिट चार्ज ही होगा, नाभिक में धन आवेश रहता है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो रहता है वो भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। आज तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज क्या पढ़ेंगे, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? ध्यान से देखो, दो प्रकार का होता है। पहले तो प्रकार देखो, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक होता है तुम्हारा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक अणुक तो SN1 बोलूंगा मैं, ठीक है ना, SN1, और द्विअणुक रहेगा तो SN2।
2, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है ना, हटा देता है, कोई नाभिक स्नेही आता है और सब्स्टिट्यूट कर देता है उसको, क्लियर है ना। तो एसएन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एसएन, क्लियर है ना। तो एसएन रिएक्शन है, कितने प्रकार का होता है वो, 2 प्रकार का, एक होता है SN1 और एक होता है SN2, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, ठीक है ना। इसका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, 1। जैसे कि ध्यान से देखो, मैं तुमको बता रहा हूं अब कौन सा SN1 रिएक्शन, क्या पढ़ रहे हैं, SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 रिएक्शन, ध्यान से समझो। मान लो कोई ऐसा RX था, ठीक है, और उसके पास कौन आया, कोई न्यूक्लियोफिलिक आया, कौन सा चार्ज, माइनस, इसमें आंशिक धनावेश और इसमें आंशिक ऋणावेश। हम लोग क्या पढ़े हैं डायरेक्ट, ये कैसे टूटता है, RNU और X क्या हो जाता है, अलग, क्लियर है। लेकिन ये ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, कितने पदों में कंप्लीट होता है, 2 पद में, ठीक है ना। यह अभिक्रिया कितने पद में पूरा होता है, 2 पद में, 2 पदों में पूर्ण होता है, ठीक है, 2 पदों में पूर्ण होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो RX आबंध है ना, ठीक है, जो प्लस चार्ज है और ये क्या है, माइनस चार्ज, तो पहले टूटेगा, ठीक है ना, R प्लस प्लस X माइनस, टूट गया, ठीक है। और ये स्टेप रहता है स्लो, क्या रहता है, स्लो। फिर दूसरा क्या होता है, ये जो R प्लस चार्ज रहता है ना, ये इस NU के साथ जुड़ेगा, तब जाकर के क्या बनता है, RNU, ये बनता है, क्लियर है। तो पहला स्टेप तो ये हुआ और दूसरा स्टेप क्या हो गया, ये वाला। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये स्लो रहता है और ये कैसे रहता है, फास्ट, यानी सबसे पहले तो कार्बोकेटायन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकेटायन, कार्बन है ना R, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटायन का निर्माण होगा, कार्बोकेटायन का क्या होगा, निर्माण होगा, क्लियर है। अब मैं तुम लोगों को बताया था जब रासायनिक बलगतिकी पढ़ा रहे थे, तो एक चीज बोला था कि जो सबसे मंदतम पद रहता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में चलता है, तो जो सबसे मंदतम पद रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेग निर्धारक पद, क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। मतलब स्पीड को वही डिसाइड करता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया था कि कोई साइकिल फैक्ट्री है, याद आ रहा है, साइकिल फैक्ट्री है, तो उस साइकिल फैक्ट्री में क्या होता है, कोई एक इंसान है, ठीक है, वो साइकिल का जो फ्रेम है, साइकिल का फ्रेम मान लो 30 ठोक बनाता है, पैडल जो है वो 25 बनाता है, ठीक है ना, घंटी जो है उसको 15 बनाता है, चक्का जो है साइकिल का चक्का, टायर वगैरह जो भी है उसको भी कितना बनाता है, 30 बनाता है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि इस फैक्ट्री में एक दिन में कितना साइकिल बनता है करके, कितना बनेगा, 15। कैसे जाने, क्योंकि एक साइकिल को इन सब चीज़ कंप्लीट कर देंगे। मान लो घंटी नहीं लगा रहेंगे तो साइकिल कंप्लीट होगा क्या, नहीं। हाँ 15 ठोक है, भले 30 ठोक बन सकता है, लेकिन ये देखो ना घंटी कितना है, 15, तो ये 15 ही बनेगा ना एक दिन में। कंप्लीट साइकिल कितना बनेगा, 15। इन सब को डांटने से अच्छा कि जो घंटी बना रहा है उस आदमी को चिल्लाऊंगा मैं कि अपना उत्पादन क्षमता क्या कर, बढ़ा, तो आराम से 25 तक पहुंच जाएगा। फिर 25 वाले को बोलूँगा 30 तक, तो आसानी से 30 का 30 डेली का डेली बनेगा। कैसे डिसाइड किए, जो सबसे कम काम कर रहा था उसको चिल्ला करके। सेम टू सेम क्या बोल रहा हूँ, कोई रासायनिक अभिक्रिया मान लो 1 से अधिक पदों में क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो उसका स्पीड किसके ऊपर निर्भर करता है, वैसे जो सबसे स्लो स्टेप है, क्लियर है ना। एक दर निर्धारक पद केवल डिसाइड करेगा ना कि हाँ उस अभिक्रिया का गति कितना होगा, उसका वेग कितना होगा। अब हमको पता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में वेग जितने अणुओं के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं उसकी कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि। तो यहाँ पास 1 के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पास की कोटि क्या होगा, 1, क्या होगा, 1। समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो इसका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात इस अभिक्रिया की कोटि कितना होता है, 1। यह अभिक्रिया निम्न 2 पदों में पूर्ण होता है, 2 पद बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पास विषम विदलन हुआ तभी तो ये देखो कार्बोकेटायन बना, क्या बना, कार्बोकेटायन। और वो कार्बोकेटायन किसके साथ जुड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक के साथ, नाभिक स्नेही के साथ, और आपका बन गया एल्किल नाभिक स्नेही, क्या बन गया, एल्किल नाभिक स्नेही। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। जैसे कि एक हम लोग ले रहे हैं तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, तृतीयक है 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड है मतलब Br, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, CH3 और ये CH3। इसके साथ किसका रिएक्शन करवा रहा हूँ, OH माइनस का, किसका, OH माइनस का। जैसे OH माइनस का रिएक्शन कराऊंगा तो कार्बन CH3
CH3 और ये हो जाएगा OH और Br क्या हो जाएगा अलग। क्लियर है ना। ये कितने स्टेप में हुआ होगा, लेकिन 2 भागों में, 2 स्टेप में होता है, 2 पदों में पूर्ण हुआ होगा। 2 पदों में क्या होगा, पूर्ण होगा। कैसे 2 पद में पूर्ण होगा, ध्यान से देखो। 2 पद में पूर्ण होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये CH3 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 और ये क्या है Br। तो सबसे पहले तो ये टूटा होगा और ये कन्वर्ट हो गया CH3 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 प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन बना, प्लस Br माइनस, ऐसा हुआ होगा। और फिर ये जो था, ठीक है ना, ये जो कंपाउंड हम लोग बनाए हैं, ये जो कंपाउंड है, ठीक, ध्यान दो, ये क्या सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, वो किसके साथ जुड़ा होगा, OH माइनस के साथ, और जा करके ऐसा बना होगा, और तब जा करके हमारा क्या बना होगा, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बना होगा, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ये 2 स्टेप में पूरा हुआ, ये स्लो है और ये क्या है, फास्ट है। मतलब पूरा अभिक्रिया केवल किसके ऊपर, एक पद के ऊपर निर्भर करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो पद है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, दर निर्धारक पद। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या जानना है तुमको, ये कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। क्या जानना है, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी रहेगा और कौन सा कम। ध्यान से देखो, जो कार्बोकेटाइन, ध्यान से समझना ना, जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो आसानी से रिएक्शन में भाग लेगा और वो आसानी से क्या बनाएगा, तुम्हारा नाभिक स्नेही, यानी कि नाभिक स्नेही के साथ वो कार्बोकेटाइन आसानी से क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। क्लियर है ना। और हमको क्या मिलेगा, कंपाउंड मिल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। ध्यान से समझो, कार्बोकेटाइन है, उसका स्थायित्व जानना है। किसका, कार्बोकेटाइन का। जो कार्बोकेटाइन स्थायी होगा वही तो नाभिक स्नेही के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो हमको कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जानना है। ठीक है। अब कार्बोकेटाइन के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ क्या होता है कहानी, ध्यान दो। ठीक है। जैसे मैं अलग अलग कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली देखो, CH3 प्लस है, सबसे छोटा कार्बोकेटाइन तो यही बनेगा। उसके बाद ऐसा बन सकता है CH3 CH2 प्लस चार्ज, ऐसे प्राथमिक वाला जी। फिर कैसे बनेगा, CH3 CH3 CH प्लस, ऐसा बन सकता है। ये द्वितीयक कार्बन आ गया, द्वितीयक कार्बोकेटाइन जी। और कैसे बन सकता है, कार्बन एक CH3 CH3 और ये CH3 और ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। समझ आया कि नहीं। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा कार्बोकेटाइन है जो ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। और जो ज़्यादा स्थायी होगा, ध्यान से समझना, जो ज़्यादा स्थायी होगा वही स्थायी वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक के साथ। किसके साथ, बाकी सभी करेंगे लेकिन जो ज़्यादा स्थायी होगा वो ज़्यादा अच्छे से करेगा और तुम उसी को देखोगे ना। अब ध्यान से समझना, यहाँ पास ध्यान देना, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज रहता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, अस्थायी। मतलब ऐसा कार्बन जिसके ऊपर ज़्यादा प्लस चार्ज रहेगा वो क्या होगा, अस्थायी। और अस्थायी है मतलब स्थायित्व तो उसका क्या है, कम है। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे ये कार्बन है ना, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, क्लियर है। यहाँ पास CH2 है तो उसको डायरेक्ट कौन प्रभावित कर रहा है, CH3, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है ना। यहाँ पास देखो, इस CH3 ये CH3 ये CH प्लस, ऐसा है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। अब देखो चार्ज को कैसे कम करते हैं। यहाँ पास ये जो CH3 समूह होता है वो प्लस आई वाला होता है। प्लस आई समूह किसको बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अब यहाँ पास देखो, प्राथमिक में प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है और केवल एक CH3 है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहा है, माइनस चार्ज है, प्रतिकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है मतलब। तो इसके प्लस चार्ज वो क्या करेगा, कम करेगा। यहाँ पास कितना प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पास, लेकिन यहाँ पास देखो कितना प्लस आई समूह है, 2। तो और ज़्यादा चार्ज कम होगा, प्लस चार्ज। और यहाँ पास देखो, यहाँ पास तो और सबसे ज़्यादा चार्ज कम कर देगा। 3 ठुक CH3 है, तीनों अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसकी ओर भेजेगा। इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं मतलब इस प्लस चार्ज को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। क्या कर रहा है, कम कर रहा है।
मतलब इसका प्लस चार्ज कम हो गया, इसका प्लस चार्ज क्या हो गया, सबसे कम, क्या हो गया, प्लस चार्ज सबसे कम। प्लस चार्ज सबसे कम क्यों हुआ, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला कितना समूह है, 3 समूह है, 3 3 ठो हो गया, क्लियर। अब प्लस चार्ज इसका सबसे कम है, मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया, स्थाई, क्या हो गया, स्थाई। और यही स्थाई वाला आसानी से भाग लेगा किसमें, एसएन रिएक्शन में। तो क्रियाशीलता का क्रम पूछेगा ना, किसका क्रम, क्रियाशीलता का। तो क्रियाशीलता का क्रम में क्या बताओगे, तृतीयक वाला ज़्यादा सबसे पहले भाग लेगा, उसके बाद कौन लेगा, द्वितीयक वाला, उसके बाद प्राथमिक, और फिर कौन लेगा, CH3+। क्लियर है ना। इसी कारण जब तुम लोगों को उदाहरण बताया हूँ तो देखो तृतीयक का उदाहरण लिया था मैं, याद है, ये देखो तृतीयक का लिया था मैं। और कई बार क्वेश्चन भी आएगा कि क्या कारण है कि SN1 रिएक्शन तृतीयक वाला कंपाउंड दिखाता है, तृतीयक हेलो एल्केन है, क्योंकि तृतीयक हेलो एल्केन जो रहता है ना उसका कार्बोकेटाइन का स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है, ज़्यादा। इस कारण वो आसानी से रिएक्शन में भाग लेगा। इसी चीज़ को बोला है, देखो चूंकि कार्बोकेटाइन में प्लस चार्ज का मान जितना कम होता है, ठीक है ना, वो उतना ही अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। कार्बोकेटाइन में उपस्थित धनावेश का मान प्रेरणिक प्रभाव द्वारा, कौन सा प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई द्वारा कम किया जाता है, इससे कार्बोकेटाइन का स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अतः और वो रिएक्शन में क्या लेगा, आसानी से भाग लेगा। यहाँ पास देखो 3+ आई वाला दिखा रहा था, इस कारण इसका स्थायित्व क्या हो गया, बढ़ गया, और ये वाला आसानी से रिएक्शन में क्या लेगा, भाग लेगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ये वाला पूरा कहानी क्लियर है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसका रहेगा, तृतीयक का, किसका रहेगा, तृतीयक का, फिर द्वितीयक का, फिर उसके बाद प्राथमिक का, फिर सबसे कम नॉर्मल, ठीक है, कार्बन एक्स आबंध वाले का, CH3 का। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या, अब नेक्स्ट देखते हैं SN1 रिएक्शन का त्रिविम रसायन, ठीक है। चूंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि SN1 रिएक्शन जो रहता है वो कितने पदों में कंप्लीट होता है, 2 पद में, ठीक है, और मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। यह कार्बोकेटाइन कौन सा संकरण वाला होगा, sp2 संकरण वाला, अभी पढ़ेंगे कैसे होता है। इस कार्बोकेटाइन में किसी भी ओर से अग्र तथा पश्च दिशा से आक्रमण कर सकता है। इस प्रकार डी फॉर्म तथा एल फॉर्म प्रतिरूप का 50-50% मिश्रण प्राप्त होता है। यह मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक होता है। इस मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को रेशमीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशमीकरण। उदाहरण देखो 2-ब्रोमोब्यूटेन का, 2-ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन बनाते हैं भाई। ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन, 4। और तुमको पता है देखो 2 ब्रोमो बोला है, ठीक है ना, मतलब देखो CH3, ध्यान से समझना, CH3 CH, ध्यान से समझना भाई, CH3 CH, फिर ये Br, फिर CH2 CH3, ऐसा है, 1 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखो दूसरा पोजीशन पर ब्रोमो लगा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, समझ आया। और इसके साथ क्या होता है, OH क्रिया किया होगा तो जाकर बना होगा CH3 CHOH CH2 CH3, ऐसा बना है। यानी कि ये OH है, इस Br को क्या किया है, प्रतिस्थापित, ऐसा है। अब इसको कैसे जमाना है, देखो इसको जमा करके लिखते हैं ना, ताकि हमको बनाते तो भी बने, ठीक है। देखो CH3 CH CH2 CH3, ऐसा है, ध्यान देना, ये कार्बन मेन है आबंध वाला जी, तो ये ब्रोमीन के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, रख दिया मैं, CH3 बनाया, H है इसके साथ, H ऐसे रख दिया, समझ आ रहा है कि नहीं, और ये CH2 CH3, ऐसा है, समझ आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, यहाँ तक क्लियर है। बहुत लोग बच्चे लोग इसको ढंग से नहीं बना पाते ना, यानी कि ध्यान से समझो, ऐसा बन गया CH3 CH Br CH2, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो CH3 CH CH2 CH3 Br, हो गया कंप्लीट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैं रिएक्शन लिखा था ना अभी, याद आ रहा है कि नहीं, कैसे लिखा था, देखो याद करो कैसे लिखा था, CH3 CH Br, और ये क्या है CH2 CH3, इसके साथ कौन क्रिया किया, OH माइनस, OH माइनस जैसे ही क्रिया करेगा CH3 CHOH, और ये बन जाएगा CH2 CH3, और Br माइनस क्या हो जाएगा, अलग, ठीक है। यह भी क्रिया कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में, ध्यान से देखो 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान दो, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पास आंशिक धनावेश और यहाँ पास आंशिक ऋणावेश, तो उस कारण का क्या होगा CH3 CH, ठीक है ना, CH3 CH CH2 CH3, और इसमें कौन सा आ जाएगा, आंशिक धनावेश, और अलग हो गया Br माइनस, तो आंशिक ऋणावेश। यहाँ तक क्लियर है, आंशिक धनावेश और यहाँ आंशिक ऋणावेश रहता, अलग हो गया।
अब इस कार्बन परमाणु का तुम लोग क्या निकालोगे, संकरण। क्या निकालोगे, संकरण। एक कार्बन है, ध्यान से समझना, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है CH3 और इधर, तो कितना सिग्मा बंद, 1 2 3, 3 सिग्मा बंद मतलब sp2 संकरण। कौन सा, और sp2 कैसे रहता है, त्रिकोणीय समतल ऐसे वाला रहता है, तो इसको भी वैसे ही रखना पड़ेगा। मतलब ये जो H है उसको कैसे रखोगे, ध्यान से देखो, ये जो H है sp3 संकरित जैसे दिखना चाहिए ना, तो क्या करोगे, देखो C है, ऊपर में CH3 है, ये जो H है उसको ऐसे जमा दूंगा मैं, और इसको कैसे कर दूंगा, CH2 CH3। समझ आया, क्लियर है कि नहीं, ये कैसे जमाया मैं, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पास कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। कौन सा संकरण है, यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे बन गया है, इसमें आंशिक धनावेश है। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, OH माइनस। अब ध्यान से देखो, ये OH माइनस इस दिशा से भी आ सकता है और इस दिशा से भी, यानी कि अग्र दिशा से भी आ सकता है और पश्चिम दिशा से भी। समझ आ रहा है कि नहीं, यदि अग्र दिशा से आ करके जुड़ेगा, समझ रहे हो, तो इधर OH लगेगा, और इधर जुड़ेगा तो पीछे लगेगा OH। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब 50-50 चांस है, ठीक है ना। तो 50% तो D फॉर्म बनेगा और 50% L फॉर्म बनेगा। इस साइड आ गया तो ठीक है, और इस साइड आ गया तो मतलब टोटली एक प्लस चार्ज है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हो, और एक बनेगा लीवो रोटेटरी। क्या बनेगा, लीवो रोटेटरी। दोनों का 50-50 है, मतलब ध्रुवण घूर्णक, एक आधा इधर खिसकाने का कोशिश कर रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को आधा इधर खिसकाने का, तो इधर और इधर 50-50 ध्रुवण घूर्णक हो गया ना, घूमेगा ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं, समाव्ययता पढ़ाया था तब बताया था ना, तो ध्रुवण घूर्णक बन जाएगा। तो अंत में क्या होगा, जैसे ये विषमांश विदलन हुआ, ठीक है ना, विषमांश विदलन होगा तो ध्यान दो, इधर से भी OH आ सकता है और इधर भी OH आ सकता है। क्लियर है कि नहीं, मतलब ये वाला जो कहानी बोल रहा हूँ, ये OH है ना, OH को जोड़ रहा हूँ, तो वो OH कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो है इस कंपाउंड को बना रहा हूँ, कार्बन है, ये CH3 है, ये इधर H है, इधर इधर क्या है CH2 CH3। तो ध्यान देना, यहाँ पास OH इधर भी जुड़ सकता है और OH इधर भी जुड़ सकता है। यदि इधर जुड़ा कैसे बनेगा, CH3 CH, ठीक है ना, CH2 CH3, और इधर क्या आकर जुड़ गया, OH, ठीक है ना, OH जुड़ गया। कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया। क्लियर है ना। या तो फिर ऐसे हो सकता है, कार्बन CH3, H इधर ही है, CH2 CH3, तो इधर आकर जुड़ जाएगा OH। तो ये वाला देखो, एक साइड तो बन गया D फॉर्म और एक साइड क्या बनेगा, L फॉर्म। ऐसा बन सकता है, नहीं 50% ये बन सकता है या तो, और 50% ये, तो दोनों का जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको बोलते हैं रेसेमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिश्रण, रेसेमिक मिश्रण। और ये जो बनने का प्रक्रिया है ना, इसी को बोलते हैं रेसेमीकरण। क्या बोलते हैं, रेसेमीकरण, रेसेमीकरण, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति कोई व्यवहार दर्शाएगा नहीं, ना तो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएगा ना तो वामवर्त दिशा में, ध्रुवण अघूर्णक होता है ऐसा विलयन। क्या होता है, ध्रुवण अघूर्णक। समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है। तो ये आपका हो गया, कौन सा रिएक्शन है, SN1। कौन सा रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ ना, देखो पूरा प्रक्रिया बता दिया हूँ जी, ब्यूटेन टू ऑल किस तरीके से बनता है, यहाँ तक समझ आ गया है ना, पूरा कंप्लीट है। ये कौन सा, SN1 रिएक्शन। कभी भी पेपर में आएगा तो यही लिखना है। अब ध्यान से देखो, SN1 रिएक्शन के पक्ष में प्रमाण, ठीक है, कि एक SN1 रिएक्शन यदि हो रहा है तो उसमें क्या क्या बताना है। देखो सबसे पहले तो देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, SN1 क्रियाविधि होने को क्या चीज़ दर्शाता है। देखो एक कोटि का होता है, SN1 रिएक्शन कौन सा कोटि का होता है, एक कोटि का, मतलब उसका जो वेग है केवल एक अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता होगा। अभिकारक की सांद्रता का घात कितना होता होगा, केवल एक। ऐसा लिखते होगे ना, SN1 रिएक्शन है। अच्छा, इसमें क्या बनता है, रेसेमिक मिश्रण बनता है। क्या बनता है, और याद रखना sp2 संकरित कार्बोकेटायन बनेगा। कौन सा, sp2 संकरित कार्बोकेटायन। क्लियर है। तो सब लोग SN1 रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास जो करेंगे वो करेंगे SN2 रिएक्शन का। ठीक है, तो मिलते हैं।